चलो जी, रिवीजन कर रहे हैं हम। टेस्ट पेपर नंबर 2 खोलो। जो टेस्ट पेपर आपको दिए हुए हैं, टेस्ट पेपर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। फुल फ्लैज क्वेश्चन है। अ रिटेलर हैड नॉट केप्ट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। इसके टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब रिवीजन कर रहे हैं, देखते हैं सोल्व होगा कि नहीं। फ्रॉम द डिटेल्स गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/19। ठीक है। एंड यू आर ऑल्सो टू प्रिपेयर हिज, प्रिपेयर के बाद हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन दैट डेट। ओके जी। स्टॉक दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, कैश इन हैंड। ये सारी एसेट्स ये सारी आइटम्स देखना कहाँ पे आती होती हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में कहाँ पे आएंगी ये वाली सारी एसेट्स। अब तो मैंने मुंह से ही बोल दिया, सारी एसेट्स। एसेट्स कहाँ पे आती होती हैं, बैलेंस शीट में ही आती है ना। लेकिन इस चैप्टर में बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का चैप्टर है? पहली लाइन पढ़ के देखो, क्या लिखी हुई है फर्स्ट लाइन। मतलब कि सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है 2400, डेप्रिसिएशन है 10%, 600 इज इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स, प्रोवाइड 5% दिस। ये याद है आपको कौन से क्वेश्चन होते थे जहां पे मेरे को पहले ओपनिंग, देखो कैपिटल दी हुई है पूरे क्वेश्चन में, देखना। तो मेरे को ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी, फिर प्रॉफिट निकाल लूंगा, फिर जो मेरे पास प्रॉफिट निकल के आएगा उसमें से ये एडजस्टमेंट्स माइनस कर दूंगा, फिर उसके बाद बैलेंस शीट दोबारा से बनानी पड़ेगी एडजस्टमेंट को कंसीडर करके। याद करो 5 चीजें। ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट एक ही फॉर्मेट में बना देते हैं हम। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट एक ही फॉर्मेट में बना देते हैं। लिखो जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31/3/18 एंड 31/3/19। 1/4/18 को 31/3/18 भी कहते हैं, कम से कम 70-80 बार मैं बता चुका हूं। तो आपका मन करे 1/4/18 लिख लो, आपका मन करे 31/3/18 लिख दो, सेम चीज है, कोई इसके नंबर नहीं कटते होते। 31/3/19 को 1/4/19 भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने लिखना हो लिख लो। अब यहाँ पे एसेट्स हो जाएंगी, यहाँ पे दो अमाउंट्स, पहली वाली आ जाएगी 31/3/18, फिर आ जाएगी 31/3/19। 31/3/18, 31/3/19, ये मेरे पास हो गई एसेट्स, ये मेरे पास हो गई लाइबिलिटीज। अब जो आइटम्स गिवन है मेरे को बताते चले जाओ। पहली आइटम क्वेश्चन में पहले पैराग्राफ में कुछ नहीं थी, स्टॉक था। तो चलो जी, स्टॉक एसेट्स वाली साइड पे लिख दो। ओपनिंग बताओ कितने का है। ओपनिंग याद है, पिछले साल को हम ओपनिंग कहते हैं, कितना है पहला 16,700, और क्लोजिंग कितने 18,100। अब आप समझ सकते हो ना ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के हिसाब से भी समझ सकते हो। नेक्स्ट आइटम क्या है, क्रेडिटर्स है कि डेटर्स है, क्रेडिटर्स किस तरफ आएंगे, तो ये आ गए हैं जी क्रेडिटर्स 15,400, 19,200। देखना ये विजिबल हो रही है अमाउंट, वो MC बीच में तो नहीं आ रहा, देखना MC दिख रहा है, क्योंकि मेरे को लिखते हुए थोड़ा सा वो लग रहा है, मतलब डार्क बीच में आ रहा है। चलो नेक्स्ट आइटम बोलना, क्रेडिटर्स के बाद डेटर्स एसेट साइड। चलो जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चन बड़ा है, अभी खत्म करना है हमने। अमाउंट बोलो डेटर्स की 11,200, 10,600। अच्छा जी, अगली आइटम है कैश इन हैंड। ये लो जी, कैश लिख दिया सिर्फ हमने 250 एंड 1400 है, देखना। उसके बाद किस तरफ आने चाहिए, ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी वाली तरफ आने चाहिए ओवरड्राफ्ट। अमाउंट बोलो जल्दी, 19,200। अगला जीरो है, ओके, अगला जीरो। ओवरड्राफ्ट के बाद बिल रिसीवेबल BR हो गया। अमाउंट बोलो जल्दी, 16,000, 5,000। अगली आइटम फिक्सचर एंड फिटिंग, फिक्सचर्स हो गया, तो वो भी एसेट साइड पे आ जाएगा। अमाउंट बोलो 1,500 और 1,500। अगली अमाउंट मोटर वैन, ओके, मोटर वैन लिख देते हैं जी। कितनी अमाउंट है 1900। ये पता नहीं कौन से जमाने की है, तो मेरे को जयवीरू के जमाने की मोटर वैन लग रही है 1900 रुपए की। आगे बैंक बैलेंस, पहले का जीरो,
और दूसरे का 2900। बस आंसर निकालो, इस तरफ कैपिटल आ जाएगी, बस बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग और क्लोजिंग वाली। कर ले मेरे भाई टोटल। क्या कहा? गल तो सही है, जिन्ना तेरा दिमाग होएगा उन्ना ही लगाएंगा ना। लेवल बता ले थोड़ा, जा अच्छा लगेगा, फिर सुनेगा गल्ला मेरे तो। क्वेश्चन हंस ना, कैलकुलेशन करके दिखा के ते बाहर निकाला मैं, बैठा रहेगा बस यही जवाब तू तो यही सर्च करता रहना ना। गूगल तो तेरा सर्च इंजन यही है कि कितने मैं कोई कॉमेडी लिख ला, कितने मैं कोई ये दसदा कि हाँ सारी क्लास यही है, से जोकर है क्या? थोड़ा जा दिमाग लगा, थोड़ा अगे होर वध, क्रेडिट ते डेबिट अलग कर, कितने मेरे तो रिकॉर्डिंग च गल्ला सुनेगा। टोटल कर जल्दी, मैं बाहर काट दूंगा 1 मिनट च, पहले सुन ले। इवें टोटल करेगा कि उधर करेगा? जल्दी करो यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अगर एक कैलकुलेशन पे बैठे रहोगे, थोड़ा फास्ट। हर्ष यार तेरे तू भी नहीं कर रहा अब, क्या चक्कर है? बता फिर यार, कुछ तो बता। गर्व हुई यार कोई? 16 और 11 27, 27,900, 28,000, 28 और 16 40, 45 46 47 47 400, 47 400, 550 के 650? ये वाला कह रहे हो जो मैंने 650 लिखा है? उसमें से 34,600 माइनस करना। 47,600 में से 34,600 गए 13,000, 12,950, 12,950। किसी और का है 39,500? 39,500 में से 19,200 माइनस करो, 20,300। कैपिटल 20,300 आई थी ना एक, पहली पहली गलत आई है अपनी यार, 22,700 आ रहा है आंसर। कौन सी? हम्म। उससे क्या होगा? एक सेकेंड। देखना यही आइटम्स लिखी हैं अपने 1 4 18 वाली में। अपना भी 12,950 ही आ रहा है, ठीक है। और दूसरे का अपना 20,300 आ रहा है। ठीक कर लो, आंसर ठीक कर लो। सबसे टेस्ट पेपर के लास्ट में जो आंसर दिए हो उसको ठीक कर लो, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। हो सकता है कई बार यार, एक्चुअली जल्दी जल्दी में टेस्ट पेपर बनाए हैं तो कुछ हो सकता है गलतियां होगी होंगी। टेस्ट पेपर नंबर ये कौन सा है हमारा? 2 है ना? 20,300 की जगह क्या लिखना है अपने? 31 नहीं, 20,300 तो ठीक है, 22,700 की जगह
12,950। हाँ सही बात है, उल्टा हो रखा है वैसे। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। चलो जी आगे करते हैं, अब हम प्रॉफिट निकालते हैं। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। उल्टा फॉर्मूला लगेगा या सीधा फॉर्मूला लगेगा, जो आपका मन करे, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल ले लेते हैं, उल्टा फॉर्मूला। क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी क्या निकाली थी, 20,300। क्लोजिंग कैपिटल थी 20,300। इसमें आप लोगों ने वैसे ड्राइंग्स को माइनस करना होता है, उल्टा कर रहे हैं तो ऐड कर देंगे। ऐड ड्राइंग्स 2400। अच्छा जी, और क्या होता है, एडिशनल कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में? नहीं दी हुई, तो माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। 12,950। तो ये अब आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में कुछ और दिया नहीं हुआ। 20,300 इसमें ऐड कर दो 2400, माइनस कर दो 12,950। 9750। नाइन सेवन फाइव जीरो 9750 आ रहा है, ठीक है जी। इसके बाद हमें बनाना है आगे, एडजस्टमेंट्स करनी है, एडलेस एडजस्टमेंट्स इसी में ही कर दो माइनस। हाँ जी, नहीं बन रहे, कुछ और चाहिए ही नहीं। एड लेस एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट देखो पहली क्या थी, सबसे पहली थी डेप्रिसिएशन फिक्सचर एंड फिटिंग बाई 10%। तो फिक्सचर फिटिंग कितने के थे, 15%। तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 1500 का 10% कितना होगा, 150। तो माइनस कर देंगे 150, क्योंकि प्रॉफिट में से ये कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन के बाद देखना क्या है, 600 इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, यानी फर्दर बैड डेट्स हो गए, ठीक है। तो माइनस कर दो बैड डेट्स, 600 रुपये माइनस कर देंगे ये वाले। बैड डेट्स के बाद है 5% प्रोविजन। अब प्रोविजन कैसे निकालते थे, याद है? माइनस कर दो प्रोविजन, लेकिन प्रोविजन निकालेंगे कैसे, 5%। पहले टोटल डेटर्स देखो कितने के हैं, 10,600। हाँ जी, बिल्कुल। हम्म एक सेकंड, है कितने परसेंट, 5%। और आगे प्रोविजन फॉर, पहले प्रोविजन फॉर डेटर थे, अब प्रोविजन फॉर बी आ रहा है, प्रोविजन फॉर बिल रिसीवेबल 200 रुपये। तो बाकी नेट प्रॉफिट देखो क्या बच रहा है, कितना, 8300। ये वाला आंसर देखना मैच हो रहा है पीछे से, पीछे चेक करना, ये वाला आंसर मैच हो रहा है, नेट प्रॉफिट 8300। वो वाला उल्टा हो गया ना, बाकी वैसे ठीक है। अच्छा चलो, ये बन गया नेट प्रॉफिट। अब फाइनल बैलेंस शीट बनेगी हमारी, फाइनल बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट, फाइनल बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट। सबसे पहली आइटम देखो क्वेश्चन में क्या थी, स्टॉक। स्टॉक वही का वही लिख दो, और कुछ आएगा नहीं, 18,100। स्टॉक के बाद था क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना, क्रेडिटर्स वही के वही लिख दो, 19,200। सारे क्लोजिंग वाले लिखने हैं ये आपने, यार क्लोजिंग वाले 19,200 हैं। उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स मेरे पास टोटल थे 10,600। 600 बैड डेट्स हो गए और 500 के प्रोविजन लग गए, तो 9,500। डेटर्स के बाद आपके पास है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड वही का वही आ जाएगा,
1400। कैश इन हैंड के बाद देखना क्या आइटम है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा फिर लिखवाया क्यों है यार, आगे ड्रॉ ओवरड्राफ्ट के बाद बी आर क्वेश्चन में थे 5000, 200 का प्रोविजन कट गया था ना अभी अभी, तो बाकी बच गए 4800। अच्छा जी, उसके बाद है फिक्सचर्स एंड फिटिंग, कितना आएगा 1350 डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। उसके बाद है आपके पास मोटर वैन, नहीं है मोटर वैन, ओके। मोटर वैन के बाद बैंक बैलेंस 2900 रुपये, फिक्सचर कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल से शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल देखो हमने क्या निकाली थी, 12950। ओपनिंग कैपिटल 12950, इसमें माइनस कर दो ड्रॉइंग्स 2400, ऐड कर दो नेट प्रॉफिट 8300। तो क्लोजिंग कैपिटल देखना क्या बन रही है, 12950 माइनस 2400 माइनस 2000 प्लस 83, 18850। इसमें ऐड कर दो 19200। पीछे बैलेंस शीट का टोटल दिया हुआ है क्या आंसर्स में, 38050 बैलेंस शीट का टोटल है। इस तरफ देखें, अठतीस 050। पीछे आंसर भी लिख दो, पीछे नोट्स में ना लिख दो फाइनल बैलेंस शीट 38050, फाइनल बैलेंस शीट 38050 पीछे आंसर्स में ना। टेस्ट पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9, फाइनल बैलेंस शीट 38050। अगले क्वेश्चन पे आऊं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। नेम द 2 मेन अकाउंट्स मेंटेन्ड इन अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। याद है कौन कौन से 2 अकाउंट्स बनते थे, एक चलो कैश अकाउंट हो गया, ठीक है। एक और कौन से अकाउंट बनते थे हमारे, डेटर्स की हेडिंग क्या होती है, हेडिंग क्या होती थी इसकी, ये किसके अंडर आते हैं, कौन से रूल के अंडर आते हैं डेटर्स, या डेटर्स मेरे पर्सन्स होते हैं कि एसेट्स होती है, तो मतलब पर्सनल रूल में आते हैं ना, पर्सनल रूल में डेटर्स भी आएंगे क्रेडिटर्स भी आएंगे। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो पीछे आंसर्स में लिखे हुए हैं, किसी ने साथ में लिखना है वो आपकी मर्जी है, देख लो। 2 मेन अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में याद है कौन कौन से अकाउंट नहीं आते, रियल और नॉमिनल नहीं आते थे, पर्सनल वगैरह बनते थे। हाउ कैन क्लोजिंग कैपिटल बी असर्टेन्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये लिखना है हमने कॉपी पे, कोई बताओ इसका आंसर, अभी अभी करके आए हैं ताजा ताजा। हाँ लिखो इसका आंसर लिखो, वेरी शॉर्ट आ जाएंगे आपको, तो इंग्लिश लिखने की आदत ही नहीं है ना अकाउंट्स में। हाउ कैन क्लोजिंग कैपिटल बी असर्टेन्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बाय प्रिपेयरिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बाय प्रिपेयरिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फुल स्टॉप डाल के फॉर्मूला लिख दो, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, अभी अभी आप लोग करके, हाँ एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अब इसमें भी कोई सोचने वाली बात थी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, अभी अभी 2 बैलेंस शीट का निकाल के तो आए हैं, सारी एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज माइनस की थी। व्हाट इज मेंट बाय एडजस्टमेंट एंट्री, पीछे आपको वैसे आंसर मिल जाएगा। एडजस्टमेंट एंट्री हिंदी में बता देता हूँ क्या है, कोई भी ऐसी
एक्सपेंसेस या इनकम जिसको रिकॉर्ड करना था लेकिन किया नहीं था, ठीक है, भूल गए थे, तो अब उसको अपन रिकॉर्ड कर देंगे। वो एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी। एनी आइटम रिलेटेड विद एक्सपेंसेस और इनकम विच आर टू बी रिकॉर्डेड, विच आर टू बी रिकॉर्डेड, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। हाउ आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शोन इन फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट का मीनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं, गलत। फाइनल अकाउंट मतलब आधे मिक्स आंसर आ रहे हैं मेरे पास। पहले फाइनल अकाउंट का मतलब लिखो, तभी तो आप लोगों को याद नहीं रहता। इसको बोलते होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट का दूसरा नाम है। बीकॉम में जब जाओगे ना तो इस चैप्टर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से नहीं बुलाया जाता। बीकॉम में जाओगे तो इस चैप्टर को फाइनल अकाउंट के नाम से बुलाया जाता है, सिर्फ नाम अलग अलग है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, लिखो साथ साथ। टीपीएल अकाउंट और दूसरा क्या होता है? अब मेरे को बताओ, हाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन इन फाइनल अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? एक तो लाइबिलिटी हो गई, अरे हाँ, लिखो इसका आंसर लिखो, या कॉपी पे लिखो या इसके साथ लिखो आंसर। इसका आंसर लिखो। पॉइंट नंबर 1, फर्स्टली एड इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। पहले ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में ऐड कर दो। अगर वेजिस, अगर देखो वेजिस हुआ तो ट्रेडिंग में आएगा, सैलरी हुआ तो P&L में, वो इसलिए मैंने ट्रेडिंग एंड P&L लिखवा लिया। सेकंड, रिकॉर्ड इन लाइबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट, रिकॉर्ड इन लाइबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। लास्ट वाले दिनों में ये क्वेश्चंस करवाने का पर्पस इतना ही है क्योंकि पेपर में वेरी शॉर्ट ये सब चीजें आएंगी, इस वजह से। पिछली बार तो सर करवाया नहीं था, MCQs थे, चीज समझ में आया कि, वरना हर टाइम पे मैं ये करवाता हूँ लास्ट वाले कुछ दिनों में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं आता होगा। आज का पहला एक चैलेंजिंग पार्ट जो मुझे नहीं लगता कि आप लोग सोल्व कर पाओगे। फर्स्ट स्टेप गैस करो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,50,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स इतनी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने। ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड हो, नॉन ऑपरेटिंग जो बिजनेस रिलेटेड ना हो। गलत, देखा? वो छोड़ो मनन, पहले जो मैं पूछ रहा हूँ, लेट मी आंसर फर्स्ट। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो आपको पहले मैं दे रहा हूँ 1 मिनट 60 सेकंड, ढूंढो बुक में से किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। पहले सोचो ऐसा कोई टॉपिक आया भी था कि ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं याद है? हाँ तो गैस करो। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें कोग्स वाले होते थे, COGS वाले। उसका अगला टॉपिक था जिसके क्वेश्चन ही सिर्फ 1 या 2 थे, तो जल्दी जल्दी करके हमने खत्म कर दिया था। तो इसमें देखो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हेल्प से आपने प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट निकालने। तो इसका फॉर्मूला लिखो, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला। ऑपरेटिंग का मतलब होता है ऑपरेशंस, कामकाज। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूं तभी आपको समझ में आएगा। मेरा जो काम है वो ट्यूशंस पढ़ाने का है, तो जो ट्यूशन से मुझे फीस मिलती है वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। जो ट्यूशन से मुझे फीस मिलती है वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, या मैंने किसी बंदे को ना पैसा उधार पे दे दिया, उसके बदले में मुझे प्रॉफिट हो गया, 10,000 रुपया मिला, है तो वो मेरा प्रॉफिट, लेकिन वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं था। अब जैसे मैंने क्या किया था, आप लोगों ने अडानी कंपनी का नाम सुना है? अंबानी का सुना है? एक अंबानी है इंडिया में सबसे अमीर, दूसरा अडानी। तो 15-20 दिन पहले मैंने अडानी के कुछ शेयर्स खरीदे थे, तो 2 दिन में मेरे को वो शेयर्स का प्रॉफिट मिला था, प्रॉफिट हो गया था 9-10 हजार का, तो वो मेरे बैंक में आ गए। अब अब सोच के देखो, मेरे को शेयर्स खरीदे मैंने 14,000 के, बेचे थे 24,000 के, तो वो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ, वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसका मेरे ट्यूशन के काम से कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन फिर भी अगर मैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाऊंगा
तो उसको बाय वाली साइड पे लिखूंगा, बाय शेयर्स इनकम या कुछ भी लगा लो, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। मतलब मेरे टीपीएल अकाउंट में तो आएंगे, मेरे प्रॉफिट तो है, मेरी इनकम तो है, लेकिन वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो इसलिए ये टॉपिक है जो थोड़ा भेदभाव वाला है। वो कह रहा है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग को अलग करके बताओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 8.5 लाख, वो क्वेश्चन में कह रहे हैं नेट प्रॉफिट बताओ। नेट प्रॉफिट का मतलब बताओ टोटल बताओ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, क्योंकि देखो मैंने क्या कैलकुलेट करना है, मैंने बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जिसमें सारी इनकम्स को ऐड कर दो। कई क्वेश्चन ऐसे भी तो आते हैं जिसमें हम नॉन ऑपरेटिंग और वो लिखते ही नहीं है, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस। वो अगर हमने नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आना हो, ये हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है कि बिजनेस के काम काज से इतने हैं, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट प्रॉफिट प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस का प्रॉफिट, तो इसमें सारा कुछ ले लेते हैं। इसलिए इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो। लिखना फॉर्मूला कॉपी पे, कॉपी पे करना है क्वेश्चन। जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 1,87,500, हम्म, उसमें से हम वो भी तो माइनस कर सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कर सकते हो। तो उससे फिर जो उसकी अमाउंट आएगी उसको 8.5 लाख में से माइनस कर देंगे। तो 75 भी तो ऐड करोगे। वो जो 1,87,500 है उसमें से हम्म, 75,000 हाँ माइनस ऐसे कर कर लो, देंगे, तब भी तो सेम आंसर तो आएगा। 7,37,500 और है। पीछे आंसर नेट देखो मैच प्रॉफिट हो रहा यही है। है। हाँ, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं सौखे तरीके से। 850 प्लस 75, 9,25,000, 9,25,000 में से तो माइनस में जाएगा, 1,60,000। एक्सपेंसेस को इनकम से माइनस करेंगे तो माइनस में जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, ओवरऑल तो ये आएगा यार। इसको टोटल करो यार आप। माइनस नहीं होगा। ये 8.5 लाख की क्या यार हाथ लगे 70,000 पूछो यार। 70,000 हो रहा है ना, 1,80,000 भाई साहब जंग लगी हुई है, जंग मैं कह रहे हैं। हुआ क्या वैसे वो जो इंडिया ने कॉल करी थी, हुआ कुछ वैसे रह गया? इस पे ध्यान दे दूं। क्या बताओ, सिर्फ जंग लगी, मैंने पता तो लगे। ओ भाई वो जंग नहीं बोला मैंने, इसको जंग बोला है। इंडिया साथ दे रहा है रशिया का, कह रहा था लड़ दूंगा तेरे नाम। हैं हाँ। कंप्यूटर वाले है मेरे इधर ना लड़ाई आज पड़ी न्यूज़ थी नहीं ये। गर्व बाहर निकाल दूंगा जे एक और, मैं बाहर निकाल दूंगा अगर एक और लाइन आई। चुप हो जाओ, अगले क्वेश्चन पे आओ। इसको करो पहले कॉपी पे। प्रिया कर लिया ये क्वेश्चन कॉपी पे। फॉर्मूला लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जब मैं ऑपरेटिंग से नेट प्रॉफिट पे जा रहा हूं, मतलब कि ऑपरेटिंग मतलब थोड़ा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मतलब सारा प्रॉफिट, इसलिए ऑपरेटिंग में दूसरी इनकम भी ऐड कर दो और जो खर्चे हैं वो माइनस कर दो। लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन होता नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और क्वेश्चन कहता कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, फिर फॉर्मूला उल्टा कर देते, एक्सपेंसेस को ऐड कर देते, इनकम को माइनस कर देते। अगला क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट। आंसर बोलो जी। इंश्योरेंस। रेवेन्यू रिसीप्ट, इंश्योरेंस मेरे को मिलता है यार। पढ़ तो ले मनन यार, कहीं सुने को मेरे से बातें सारे। मतलब जो इनकम होती है। हाँ, जो इनकम होती रहती है, रेवेन्यू रिसीप्ट। रिसीप्ट मतलब पैसा मिलना, रेवेन्यू मतलब जो बार बार। बार बार सैलरी वेज और सैलरी आ गई। भाई साहब जंग लगी हुई है, दिमाग थोड़ा खोल के आ कल तो कितने मैं सरसों का तेल इथे लगवावा। दिमाग चलता नहीं फिर, आखिरी 5-6 दिन है कितने फिर सुनोगे मेरे तो। ढंग नाल पढ़ाई कर लो आखिरी 5-6 दिन, सारे दी खैर आ जाएगी हूं। कल से डंडे लड़कियों के लड़के के कोई कोई भेदभाव नहीं। आखिरी 5-6 दिन मेरे को तैयारी करवानी है। 90% नंबर चाहिए डिस्क्रिप्टिव वाले में हर एक बच्चे के कम से कम। पागल नहीं हूं, इतनी मेहनत कर करके टेस्ट पेपर बना रहा हूँ। आसान बहुत है कि एक पेज दे दिया, 10-10 दिन लग जाते हैं इन चीजों को बनाने के लिए, पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता है। 80-90%। सेल ऑफ गुड, दूसरी रेवेन्यू रिसीप्ट बताओ। इंटरेस्ट। डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी इनकम जो हमें जो पैसे बार बार मिलने हो। कॉपी पे बेटा ये सबने ना लिखना है साथ साथ, बैठना नहीं है, हाथों को जंग लग जाएगी वरना। साथ साथ लिखते चले जाना है, एक्टिव रहना है अब हमने। अगले एक हफ्ते में मेरे को पूरे एक महीने की आउटपुट चाहिए आप लोगों से। आगे सेल ड्यूरिंग द ईयर 2011 और प्रॉफिट दिया हुआ इतना, मेरे को आंसर बताओ। इसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो पहले उसका फॉर्मूला लिख के देख लिया करो, वो आपको सोल्व कर देता है। क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी। ये फॉर्मूला है, अब बहुत आसानी से निकलेगा। कोई भी ऐसी चीज हो तो उसका फॉर्मूला लिख के देख लिया करो बस। सेल्स माइनस जीपी, सेल्स मेरे पास है 2,85,000 और 25% ऑन सेल्स है। हाँ, तो 2,85,000 का 25% कितना होता है? 28 और 28 56, 56 और 14 71,250। तो बस आंसर निकल आएगा। देखना ये बन रहा है 2,13,750। यस सर। समझ में आया क्वेश्चन है वैसे? और सौखा तरीका भी है इसको निकालने का, है किसी का चलेगा दिमाग? कोई और सौखा तरीका इसका ऑल्टरनेटिव? कॉस्ट वाला नहीं, कॉस्ट वाला नहीं, सौखा। 25% सेल है 25 यार, 25% प्रॉफिट है, इसी का 75% निकालो, कॉस्ट हो जाएगी। कोई भी चीज अगर 25% मार्जिन है तो हमें कितने की पड़ रही होगी? 75% पे। तो अगर आप इसका 75% निकालोगे वो भी आंसर आ जाएगा। आगे एच, वेजेस पेड टू वर्कर फॉर मेकिंग एडिशन टू मशीनरी टू 5,000 वर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। पहले सोचो इसकी जर्नल एंट्री होनी क्या चाहिए थी, करेक्ट जर्नल एंट्री। इसकी जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इन्होंने क्या कर दिया है? तो इन्होंने मशीनरी की जगह वेजेस लिख दिया। आइडेंटिफाई करो ये कौन सी है। एरर ऑफ ओमिशन है ये। ओमिशन का मतलब होता है लिखा ही नहीं, यहाँ पे तो लिखा है। कंपनसेटिंग का मतलब होता है एक गलती ने दूसरी गलती, यहाँ पे दो गलतियां ही नहीं है। कॉम्पनसेटिंग एरर वो होती है जिसमें एक गलती दूसरी गलती को सेट ऑफ कर दे, छुपा दे। यहाँ पे गलती एक है, दो तो नहीं है ना, तो कॉम्पनसेटिंग भी नहीं है। कमीशन होती है गलत अमाउंट कहीं गलत अकाउंट में डाल दी, वो भी नहीं है। तो ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मशीन की जगह वेजेस डाल दिया, बाकी डेबिट का तो डेबिट ही डाला हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। लिखो इसका आंसर। नेम द एरर्स फॉर रेक्टिफिकेशन फॉर विच सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड। एरर, नेम द एरर फॉर रेक्टिफिकेशन फॉर विच, इसको वन साइड एरर के लिए भी डाल सकते हैं, ओमिशन वाली जो है, ठीक है। प्रिंसिपल वाली में थोड़ी डालेंगे, प्रिंसिपल में तो मशीन की जगह वेजेस डाल दिया था ना। तो एरर ऑफ कमीशन में भी कई बार डाल सकते हैं। देखना इसका आंसर पीछे क्या लिखा हुआ है। पार्शियल ओमिशन भी हो सकता है इसका आंसर, वैसे कमीशन में भी आ सकता है। हाँ, बस वन साइडेड आ गया ना, क्योंकि एक जगह अगर अपन ने नहीं लिखा तो वन साइड एरर मतलब कि पार्शियल ओमिशन हो गया ये। अगला क्वेश्चन बताओ कितना बनेगा। बैड डेट्स बताने हैं आप लोगों ने कितने, मतलब पैसा कितना डूब रहा है इस केस में। 2000 2250 5,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल हो गया डिसओनर। मेरे को 5,000 पे बैंक को देने पड़ गए। द ड्रॉई पे 60%, ड्रॉई ने मेरे को 5,000 का 2,000 आंसर आएगा। डिस्काउंट वो कराया है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सिंपल है यार। 5,000 मैंने बैंक से डिस्काउंट किया था, मेरे को मिले थे 4750 रुपए। अब मेरे को बैंक को कितने पैसे देने पड़ गए? पूरे के पूरे 5,000। सामने वाले से मेरे को मिल रहे हैं 60%। 5,000 का 60% कितना होता है? 3,000। तो बैड डेट्स कितना हो गया? 2,000। 40% हो गया ना बैड डेट्स एक तरह से, 40% यानी कि 2,000। आंसर देखना इसका पीछे 2,000 है। 2000। आगे फाइंड आउट द ड्यू डेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज डेटेड 9 दिसंबर 2018 पेबल आफ्टर 45 डेज। अब आएगा मजा। डेज के अकॉर्डिंग या डेज दिया हुआ है तो डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो। अब देखते हैं, इसमें मेरे को कम से कम 3 या 4 आंसर आने की उम्मीद है सिर्फ आप लोगों से ही। 26 जनवरी। एक आंसर आ रहा है 23 जनवरी। 26 जनवरी होगा।
एक आ रहा है 25 या 27 जनवरी होगा बोला बस 25 या 27 जनवरी रेशियो होगा। ऐड करनी है। 25 या 27 जनवरी होगा बस। नहीं, एक आंसर होता है बंदे की एक जुबान। सर बस एक बात है, ये 47 ये पहले अपने बात 25 25 सर 25 जनवरी यस निकाल के देखने तो कैसे निकाले आपने? 45 दिन है। 9 दिन का पहला ही ला दो 9 जनवरी तक फिर 15 हो गए इनका। दिसंबर के 8 दिन निकाल दो ना, ऐसे काउंट करते हैं। 3 दिन कहाँ से आगे पता नहीं क्या। मैं अपने तरीके से करता हूं। चल ठीक है फिर। तो पहले देखो 9 दिसंबर को बिल लिखा है, तो मतलब पहले 8 दिन को इग्नोर कर दो, तो 31 दिसंबर महीना होता है 31 का। 8 दिन वो चले गए तो बाकी रह गए 23 दिन। दिसंबर के 23 दिन यूज हुए हैं, बाकी रह गए 22 दिन। तो जनवरी के 22 और 3 25। मेरा भी आंसर 25 होना चाहिए। पीछे देखो, कर लिया चेक? इसके बाद कर लिया पर थर्ड इसके बाद। हाँ 25 है ना? यस सर। गर्व नहीं आया समझ? सर आगे हाँ जी मनन। है 10 से ही होएगा। सर 10 से स्टार्ट नहीं होगा। तो 9th में गिना है। वो 26 जनवरी नहीं है। आगे बता दो 9 तारीख गिनी है नहीं गिननी 26 है। 9 से 29 को भेज दी होगी। 21 भाई 21 दिन 9 से 29 ऐसे थोड़ी गिनेगा तू 29 में से दिनों को उंगली पे। 10 तारीख को गिनना है क्योंकि लिखा हुआ है दिसंबर में से 8 दिन क्योंकि निकाल 26 देंगे जनवरी को है 26 जनवरी 27 को मैं तरीक को पूछ रहा था 25 तारीख क्योंकि सरकारी पीछे आंसर क्या दिया हुआ है? 25 जनवरी को नाला तारीख से लिखा हुआ है रीजन 26 अच्छा, बस फिर 9 तारीख को इंक्लूड नहीं करेंगे, मैं कर रहा था। उसके बाद 40 डेज। तो पहले 22 दिन बन गए आपके दिसंबर के, और 23 दिन बन गए जनवरी के। 23 + 3 26। नेशनल हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे से एक दिन पहले लेते हैं, एक दिन बाद नहीं। अगर इमरजेंसी हॉलीडे हो या स्ट्राइक हो तो एक दिन बाद लेते हैं, अगर नेशनल हॉलीडे हो तो एक दिन पहले लेते हैं। अ 4 months बिल कितने करने करो करने हजे 8-9। अ 4 months बिल ड्रॉन ऑन। यार गुरकिरे तू नहीं करना तो निकल जाया कर यार, तू रोज रोज मेरे सामने ये ना करया कर। जे नहीं करना तू चला जा, मैं तेनू रोक नहीं रहा, मैं बाकियां नू रोकांगा। फोन डाल। तेरा नहीं करन दा मन, नहीं पढ़न दा मन, तू चला जाया कर। मेरे तेरी करके मेरी क्लास दा एटमोसफेयर खराब होना शुरू हो जाता है। बस करो सर, ना करो सर, किन्ने होर करने हैं। अ 4 months बिल ड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2019 विल मैच्योर ऑन पेमेंट ऑन 4th May 2019। हाँ ये तो ऐसे सूखा है, देखना पीछे आंसर आ रहा है बी। ये वाला तो बहुत इजी है वैसे। आगे, अ मशीन इज परचेज्ड ऑन 1/4/2018 फॉर 80,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन इज 20,000। अच्छा जी, 1 लाख हो गई। टोटल 1 लाख हो गया ना, 80,000 + 20,000 1 लाख हो गया। रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड इतना। पहले मेरे को देखने तो ये हो गया पहले 1 लाख। 1 लाख में से 10,000 अगर मैं माइनस करूंगा तो बचेगा 90,000। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर SLM मेथड फॉर द ईयर एंडिंग। कितने महीनों के सालों के लिए हमने डेप्रिसिएशन लिया? ये 4 ईयर्स के लिए। तो इसमें डेप्रिसिएशन याद है कैसे निकालते होते थे? टोटल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ। 10,000 कहाँ से निकाली हर्ष तूने? 9,000, ये 90,000 मेरे पास टोटल वैल्यू निकल रही है। उसको किससे डिवाइड करोगे? लाइफ से डिवाइड करो। फॉर्मूला लिखो कॉपी पे। 22,500। अच्छा कोई बात नहीं, ये डेप्रिसिएशन का नहीं है, ये उसमें भी काम आएगा, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इनकम्प्लीट में से भी। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है टोटल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो टोटल वैल्यू है 1 लाख, स्क्रैप है 10,000 डिवाइडेड बाय लाइफ है 4 ईयर्स। तो ये बन रहा है 90,000। 90,000 को 4 से डिवाइड कर दो, 22,500 आ जाएगा। देखना आंसर बन रहा है ये। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिमेन्स। सोचना वैसे ही WDV मेथड है। WDV मेथड में हर साल डिक्रीज होती चली जाती है। चलो बाकी करते हैं।